Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोर्स मॉडल देखा था, बोर का एटॉमिक मॉडल देख लिया था। उसने कैसे जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे उसको क्या किया, सॉल्यूशन दिया। उसने ये बताया था कि एटम क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। उसने ये कैसे बताया, हमने देख लिया है इसको। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखा। शेल्स जो बोर्स ने दी थी उसका 2n² रूल हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, और हमने देखे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किनको बोलते हैं। आई होप यहाँ तक हमने अच्छे से किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ये सब हम लोग क्या देखेंगे आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्टेट रूल से। आप लोगों को सबके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऑक्टेट रूल। तो यदि बात की जाए ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल सबसे पहले लुईस ने क्या किया था, 1916 में ऑक्टेट रूल दिया था। ओके, किस साइंटिस्ट ने दिया था ऑक्टेट रूल? लुईस ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट है उसको स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल से हम मतलब क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो क्या रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। ठीक है, खुश रहना चाहते हैं। कोई भी एलिमेंट की बात करें या फिर हम रियल लाइफ में भी बात करें, आपकी बात करूँ या मेरी बात करूँ, तो हम सब भी खुश रहना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या रहना चाहते हैं, स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। ओके, इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया वो खुश रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई कंडीशन तो होगी कि हाँ ये उनकी स्टेबल स्टेट है, इस कंडीशन में वो हमेशा हैप्पी रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। ओके, कंडीशन पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या थी, लुईस ने प्रपोज की कंडीशन कि कोई भी एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। क्या कंडीशन दी कि कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यदि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट क्या है, स्टेबल फॉर्म में है, हैप्पी स्टेट में है अपनी। तो कंडीशन हमें पता चल गई, एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, यही ऑक्टेट रूल है। 8 ऑक्टेट रूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, किसी भी एलिमेंट के स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, लाइक हर एक इंसान जो भी है वो खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। उसी तरह यदि मैं बोल रही हूँ स्टेबल रहना चाहते हैं, दैट्स मीन आप समझ जाना हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके, तो कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है, इसका मतलब क्या, उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो आउटर मोस्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो वो इसके लिए क्या कर सकता है, 3 कंडीशंस होती हैं। या तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यदि उसके ज्यादा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। इन तीनों कंडीशन से कोई भी एक एलिमेंट है वो स्टेबल हो सकता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं। यदि मैं बात करूं सोडियम की, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, हमें पता है सोडियम का। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखते हैं तो 281 कंप्लीट हो गया, 8 और 2 10 1 11। अब स्टेबल रहने के लिए कंडीशन क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल क्या है, बाहर वाली शेल ये वाली, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। यही कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बट क्या इजी काम है, ऑफकोर्स 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी है कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो ये कोशिश करेगा कि क्यों ना मुझे एक ही मिल जाए। तो सोडियम के लिए भी क्या इजी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर देगा, देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगी,
इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में जा चुका है। ओके, तो देखो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में चला जाता है, ये इसकी क्या हो जाती है, स्टेबल स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का तरीका कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। सेकंड मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन करके भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो देखो हम बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल कर सकते हैं, 287। ओके, 287। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये वाली, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1। ठीक है, ये क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी है, इसलिए क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या कर सकते हैं, गेनिंग से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, इसी का पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग, तब हम पढ़ेंगे। बाकी अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है और गेन कर सकता है, और क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ओके, देखो in 1916 Lewis proposed the octet rule during the formation of a molecule. An atom of a particular element gains, loses or shares electrons until it acquires a stable configuration of 8 electrons in its valence shell. समझ आया। The octet rule is found to be very useful in explaining the normal valency of elements and in the study of chemical combination of atoms leading to the formation of molecules. ठीक है, ऑक्टेट रूल होता है वो हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में बताता है। वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता सकता है ऑक्टेट रूल। जस्ट अभी हमने देखा कैसे बता सकता है, सोडियम की वैलेंसी 1 ही तो होती है। ओके, इसके अलावा क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी लाइन बताई थी। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये सब क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल से हम पता कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं ड्यूप्लेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल का तो क्या था कि सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसी तरह यदि हम बात करें कि ड्यूप्लेट रूल क्या है, तो ड्यूप्लेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही है। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही क्यों है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होती है। तो आउटर मोस्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फिर ये ड्यूप्लेट का ही फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्टेट का कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। यदि हम बोले कि हीलियम और हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या होती है, तो आना चाहिए कि ड्यूप्लेट फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं। हमने देखा था के शेल थी, फर्स्ट शेल होती है 2n² रूल से। यदि हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम के अकॉर्डिंग हम यदि उनका एटॉमिक नंबर देखें तो इनमें के शेल ही आती है, और के शेल आती है तो सिंपल सी बात है कि ये ड्यूप्लेट को ही फॉलो करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट रूल बोलते हैं, जैसे ऑक्टेट रूल होता है। देखो, हीलियम ए रेयर गैस एटम इज ऑल्सो स्टेबल एंड एग्जिस्ट एज ए मोनोएटॉमिक गैस। इट्स एटम ओनली हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। दिस स्ट्रक्चर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर। समझ आ गया, ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर क्या होती है। हीलियम इज स्टेबल बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फुल्ली फिल्ड। यदि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अदर एलिमेंट्स को, वैसे हीलियम और हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना होता है, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के बाद ही वो क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, इसलिए उनको हम ड्यूप्लेट बोल देते हैं। और जो अदर होते हैं वो उनके लिए क्या रूल फॉलो होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। यहाँ पे हीलियम का डायग्राम में देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल है हीलियम की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हीलियम क्या है, स्टेबल पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके, तो ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से। चलो अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं रीजन फॉर केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एटम। कोई भी
एक एटम है वो केमिकल एक्टिविटी करता है, केमिकल रिएक्टिविटी करता है, किसी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शंस करता है, तो वो क्यों करता है, क्या रीजन है? तो फर्स्ट ऑफ रीजन तो यही है कि जो किसी भी एलिमेंट की एक केमिकल एक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इन पे डिपेंड करती है। ओके, रिएक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बोला, अभी हमने सोडियम की बात करी, आपने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये कैसे फॉर्म होता है? Na+ आयन और Cl- आयन रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो ये Na+ आयन जितना फास्टली बनेगा उतना ही जल्दी तो ये Cl- से रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन कर सकता है। सही, तो ये Na+ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये क्या बन सकता है, Na+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी रिएक्टिविटी अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रही है, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसीलिए जो केमिकल एक्टिविटी होती है किसी एलिमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। ओके, अब कोई भी एलिमेंट है उसकी केमिकल एक्टिविटी का क्या रीजन है कि वो केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, वो रीजन हम लोग अभी देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ इट्स एटम। ओके, केमिकली एक्टिव एलिमेंट हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम्स। उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वो क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं ऑक्टेट को। इसके लिए क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का। The factors which are responsible for the chemical activity of an atom are briefly discussed below. First है a tendency to acquire stability. ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और हमें क्या पता लगाना है कि केमिकल एक्टिविटी किन किन रीजन से होती है। तो फर्स्ट रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी करते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ में। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन कर रहा है, कितनी फास्टली या कितना फास्ट वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है किसी अदर एलिमेंट से, उसको ही हम उस एलिमेंट की क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो क्यों करते हैं, लाइक अभी मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, सोडियम Na+ में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है इसीलिए। ओके, तभी Cl- से रिएक्शन करके वो NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आया, कोई भी केमिकल एक्टिविटी क्यों करता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, एलिमेंट रिएक्टिविटी करता है किसी अदर एलिमेंट के साथ में। देखो, एन अनस्टेबल और लेस स्टेबल सिस्टम हैज ए बेसिक अर्ज टू एक्वायर स्टेबिलिटी। The most stable state of a system corresponds to the state of minimum energy. अब ये एक कंडीशन है क्या, यदि कोई मोस्ट स्टेबल सिस्टम है, कोई मोस्ट स्टेबल स्टेट है, कोई मोस्ट स्टेबल स्टेट है, तो वो क्या होती है, उसमें मिनिमम एनर्जी होती है उसकी। क्या बोला मैंने, ये कैसे हो गया कि कोई मोस्ट स्टेबल है, कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसमें एनर्जी मिनिमम कैसे हो सकती है। आप इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके 2 राउंड निकालने के लिए बोले। ठीक है, आप गए, आपने 2 राउंड निकाले, आपकी जो भी एनर्जी थी वो 2 राउंड निकालने में थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, थोड़ी सी ज़्यादा आपकी एनर्जी कम हो गई। फिर आप वापस आ गए, मैंने आपसे कहा और 2 राउंड निकालिए, आप 2 राउंड और निकालने गए, आपकी एनर्जी और कम हो गई। लास्ट में आपकी एनर्जी इस कंडीशन पे आ जाती है कि मैं आपको बोलती हूँ आप 2 राउंड और निकालिए, आप बोलते हो अब नहीं निकल सकते, हमारी एनर्जी पूरी क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, अब हम राउंड नहीं निकाल सकते हैं। तो आप उसी जगह बैठ जाओगे। ठीक है, आप अब कंडीशन में नहीं होगे खड़े होके वापस क्या निकाल सको, राउंड निकाल सको। मैं बोलूँगी तो भी आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप किस में चले गए हो, स्टेबल स्टेट में चले गए, आप वहीं स्टेबल रहना चाहते हो, वहां से उठना भी नहीं चाहते हो, तो वो आपकी क्या है, स्टेबल स्टेट है। तो उस कंडीशन में आपने देखा आप स्टेबल क्यों हुए, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। आपकी एनर्जी नहीं है कि अब आप उठ के वापस उस राउंड निकाल सको उस ग्राउंड के। ठीक है, तो आप वहीं उसी जगह बैठना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो, चाहे मैं बोलूँ आपको उठने को तो आप नहीं उठना पसंद करोगे, आप वही चीज़ आपको वहाँ बैठना आपको पसंद होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप स्टेबल स्टेट में जा चुके हो, वो आपकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है।
कब हुई वो स्टेबल स्टेट? जब आपकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो समझ आया पॉइंट? कभी भी एनर्जी मिनिमम होगी तो उस सब्सटेंस की या कुछ भी हम बोल ले, जो भी चीज़ है हमारे पास में, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा, तभी उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। समझ आया? ये ग्राउंड वाले एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी कोई भी टू एलिमेंट्स हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Na+ और Cl-, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम होती है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए ही तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। समझ आया? चलो, that is why atoms possess chemical activity and combine together to attain a state of lower energy and thus acquire more stability। इसीलिए कोई भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन क्यों होता है? ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सके, वो मोस्ट स्टेबल बन सके। समझ आया? चलो, अब हमने फर्स्ट रीजन देख लिया। सेकेंड रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एलिमेंट है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बता रखा है। फुलफिल्ड क्या होते हैं? नोबल गैस होती है फुलफिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है इनकी। ओके, मतलब इनकी आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फुलफिल्ड होती है, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल होती है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है, ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन के अंदर है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहता है? एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि हमने बात की नियोन की, यदि मैं बात करूँ तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और सोडियम का 11 होता है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और सोडियम का 2,8,1। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करना चाह रहे हैं? क्या नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाह रहा है? बिल्कुल करना चाह रहा है। और ऐसा क्यों करता है? ये स्टेबल होने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई भी अपना जो एलिमेंट एटम है वो क्या करता है? केमिकल रिएक्टिविटी करता है। चलो देख लेते हैं। Elements tends to combine with one another to attain the stable configuration of the nearest inert gas। नियरेस्ट इनर्ट गैस का मतलब समझ लो, सोडियम के नियरेस्ट क्या है? नियोन, तो वो इसका जैसे एक्वायर करने की ट्राई करता है। नोबल गैस पजेस वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड एंड पजेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात तो हमने पहले ही देख ली है। ओके, तो आप लोगों को दो चीज़ें समझ आई होगी। हमने क्या देखी? रीज़न देखे केमिकल एक्टिविटी के कोई क्या क्यों करता है। फर्स्ट रीज़न था टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए करते हो। और दूसरा क्या है? नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए भी क्या करते हैं? केमिकल एक्टिविटी करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी करते हैं। किसके साथ में? अनदर एलिमेंट के साथ में है। ओके, चलो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था आइसोटॉप्स क्या है। आज फिर से हमारे सामने टॉपिक आ चुका है आइसोटॉप। तो देखते हैं आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप होता है जिसके ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, और मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर उसमें क्या है? डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है? मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो 1H1, 1H2, 1H3। ओके, हमने कल रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एलिमेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया है। 1H1 आप सब देख रहे होंगे, हाइड्रोजन में सबका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पे सेम है, सबका कितना है? 1 है। और यदि हम बात करें मास नंबर की, तो सबका डिफरेंट है। मास नंबर सबका डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो ये क्या है? आइसोटॉप्स है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। समझ आया आइसोटॉप्स क्या होते हैं? अब आप इनको याद कैसे रख सकते हो आइसोटॉप्स को? तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है,
आइसोटोप्स पता है तो टॉप डिफरेंट, कैसे याद रखोगे? टॉप डिफरेंट। यदि आप इस तरीके से याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे टॉप डिफरेंट। टॉप पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? मास। तो मास डिफरेंट हो गए तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो आपको आइसोटोप्स को कैसे याद रखना है? टॉप डिफरेंट, हमेशा याद रहेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास नंबर। उनके मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। चलो, मास नंबर डिफरेंट है तो क्या न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे? सबको पता है मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन भी सेम हो जाएंगे सब में, तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? डिफर करेंगे। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के भी 3 होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बोलते हैं। ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। और क्लोरीन के भी 2 होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। पोटेशियम के भी 2 होते हैं, पोटेशियम 39 एंड पोटेशियम 41। तो समझ में आया आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल भी हमने इतने सारे देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी, आइसोटॉप्स एक्सिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप्स होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों आइसोटॉप सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं? हमने क्या बोला? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होती है और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंपल सी बात है कि ये जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट शेल के। जस्ट अभी हमने बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी किसी की भी। जब उन्हीं पे डिपेंड करती है और एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सिंपल सी बात है उनकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? केमिकल सेम होने वाली है। मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसीलिए क्या होता है? आइसोटोप सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, therefore the chemical properties of an element depend upon the electronic configuration। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करती है? केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। सिंस द आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर, हेंस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे एक्सिबिट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। समझ आया क्यों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं? नेक्स्ट आता है आपके पास में, आइसोटोप्स डिफर इन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड वेट्स। आइसोटोप होते हैं वो फिजिकल वेट्स में डिफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मास नंबर होता है आपको पता होगा किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पे, इन्हीं पे डिपेंड करता है। जब इन दोनों पे डिपेंड करता है तो प्रोटॉन तो हमारे सेम है हर किसी में क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, डिफर क्या है? न्यूट्रॉन है। तो डायरेक्टली मास नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट आएंगे तो मास नंबर भी क्या होने वाला है? डिफर करने वाला है। ओके, देखो, न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम। सिंस आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, दे ऑल्सो डिफर इन दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन मास। मास पे जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो सब अलग अलग होगी क्योंकि उनके मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, आइसोटोप ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन होते हैं उनकी। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल का कैसे अरेंजमेंट हुआ है? एलिमेंट होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या प्लेस करते हो? एलिमेंट्स को प्लेस करते हो तो आपको एक टेबल मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब इनमें एलिमेंट कैसे पुट कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन हमारे एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है आइसोटोप्स के, तो वो क्या एक ही जगह प्लेस होंगे? बिल्कुल होंगे। समझ आया कि आइसोटोप एक ही जगह प्लेस क्यों होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह प्लेस होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। और पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज हुई है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिनके भी एटॉमिक नंबर सेम है वो सिर्फ एक ही पीरियड के अंदर क्या होते हैं? एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। इसीलिए सारे आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही जगह पुट किए जाते हैं। देखो, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। Since isotopes have the same atomic number, they occupy the same position in periodic table। समझ आया अब
कि वो सेम पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उन तीनों के नाम होते हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। एक होता है 1H1, जो 1H1 होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। अब आप इसका एटॉमिक नंबर आसानी से बता सकते हो कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी इसका 1 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अब ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। आप लोगों को पता है मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, आपको मास नंबर पता है, प्रोटॉन्स नंबर पता है, तो क्या आप न्यूट्रॉन्स नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1H2 होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ओके, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 1। ट्राइटियम होता है उसको बोलते हैं 1H3, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखो 1H1 में प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता ही है। ओके, यहाँ पे 1H2 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 1 होते हैं तो हमने लगा दिए, और 3 में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 होता है। इस तरीके से इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। अब जब सब पता है, एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम सिर्फ क्या देखेंगे अब, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। ये आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, इनमें बाहर वाली जो शेल्स है उसके अंदर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है 6 होता है। क्या इतनी बात समझ आई हमें, बिल्कुल समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन 6 है। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6 है कार्बन 12 के अंदर। देखो कार्बन 12 में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, ठीक है। इसी तरह कार्बन 13 में बात करें तो प्रोटॉन तो 6 ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 हो गए। इसी तरह 14 में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए। तो समझ आया, आज हम लोगों ने क्या देखा, कार्बन 12 के और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने ऑक्टेट रूल देखा, ड्यूप्लेट रूल देख लिया, इसके अलावा हमने आइसोटोप्स के बारे में देखा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, उनके हाइड्रोजन और क्लोरीन के आइसोटोप का एग्जाम्पल्स भी देख लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम भी देख लिया। यहाँ तक यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।